सोचिए कि किसी पुरानी धूल भरी अलमारी की सफाई करते हुए आपको एक पुराना ऑडियो कैसेट मिल जाए। अच्छा। हाँ, और उत्सुकतावश उसे प्ले किया जाए तो उसकी शुरुआत एक बहुत ही प्यारी प्रेरणादायक बायोग्राफी से होती है। मतलब एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने एकदम शून्य से शुरुआत की और अपनी मेहनत से आसमान छुआ। जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, लेकिन फिर अचानक से कैसेट के बीच में एक अजीब सी खड़खड़ाहट होती है और वो पूरी कहानी किसी खौफनाक हॉरर थ्रिलर में बदल जाती है। बाप रे। मतलब एक ऐसी फिल्म जहां मुख्य किरदार की पहचान ही पलट जाती है, उसका नाम बदल जाता है और उसकी मौत एक रहस्यमयी पहेली बन जाती है। ये तो मतलब एक बहुत ही डरावना और दिलचस्प ख्याल है ना? बिल्कुल। और जब किसी असल इंसान की जिंदगी के साथ ऐसा हो तो ये और भी अजीब हो जाता है। एक ऐसा थ्रिलर जहां उस व्यक्ति का नाम, उसकी मौत का साल, मौत का तरीका, सब कुछ दो अलग अलग कहानियों में पूरी तरह से बट जाए। हाँ, एकदम दो हिस्सों में। सही कहा। ये ऐसा है जैसे एक ही इंसान ने दो समानांतर जिंदगियां जी हों और दोनों का अंत बिल्कुल अलग हुआ हो। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है। आज की हमारी इस समीक्षा में हम 1940s और 50s के एक बेहद मशहूर लेकिन अब लगभग गुमनाम हो चुके बॉलीवुड कॉमेडियन मजनू के जीवन और उनकी विरासत का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हमारे पास जो दो स्रोत हैं ना, वे एक दूसरे से इस कदर टकराते हैं कि सच कहूं तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। एक तरफ हमारे पास दशक बॉलीवुड का नामक यूट्यूब चैनल का एक ट्रिब्यूट वीडियो है, राइट, जो उनके जीवन के ऐतिहासिक तथ्यों, उनके संघर्ष और उनके फिल्मों का एक बहुत ही सीधा साधा सम्मानजनक ब्यौरा देता है। हाँ, और इसके ठीक विपरीत हमारे पास न्यूज मिरर नाम के एक स्रोत की स्क्रिप्ट है जो उसी हास्यकार कलाकार की जिंदगी को एक बेहद सनसनीखेज रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री और भूतिया कहानी के रूप में पेश करती है। बिल्कुल अलग दिशा में, एकदम अलग। आज इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि इतिहास और सिनेमाई किंवदंतियां कैसे बनती और बिगड़ती हैं, कैसे एक महान कलाकार की भूली बिसरी विरासत के इर्द गिर्द बुनी गई दो बिल्कुल विपरीत कहानियां हमें सूचनाओं की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए इस उलझी हुई रील को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री पर जाने से पहले ये स्थापित करना बहुत जरूरी है कि ये व्यक्ति असल में था कौन। बिल्कुल, उनका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हाँ, और हिंदी व पंजाबी सिनेमा में इनका क्या महत्व था। पहले स्रोत यानी यूट्यूब वीडियो के मुताबिक इनका असली नाम हैरल्ड लुइस था। इनका जन्म 2 नवंबर 1913 को अमृतसर के एक पंजाबी ईसाई परिवार में हुआ था। देखिए, उनका शुरुआती जीवन ना खुद किसी क्लासिक सिनेमाई पटकथा जैसा लगता है। वो कैसे? स्रोत बताता है कि उनके पिता एक सिनेमा हॉल के मालिक थे, इसलिए पहले पर्दे की दुनिया उनके लिए कोई अजूबा नहीं थी। बचपन से ही वो माहौल था। में एक कुली के तौर पर भी काम किया, यानी भारी कैमरे और लाइटें उठाना, सेट तैयार करना, ये सब उन्होंने किया। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। हाँ, कुली से लेकर मुख्य अभिनेता तक का सफर, मतलब ये जंप कैसे हुआ? कोई सेट पर सामान उठाने वाला व्यक्ति अचानक कैमरे के सामने कैसे आ गया? इसे समझने के लिए हमें उस सर्कस वाले अनुभव को देखना होगा। सर्कस में एक जोकर का काम सिर्फ अजीब कपड़े पहनना नहीं होता है। हाँ, वो तो है। बल्कि टाइमिंग, शारीरिक हाव भाव और दर्शकों की नब्ज पकड़ना होता है। जब वे सेट पर काम कर रहे थे तो वे सिर्फ सामान नहीं उठा रहे थे, वे उस पूरी प्रक्रिया को करीब से देख और सीख रहे थे। एक तरह की ट्रेनिंग चल रही थी। बिल्कुल। फिर 1935 में उन्हें मजनू नाम की एक फिल्म में मुख्य भूमिका मिली। ये फिल्म लैला मजनू की कहानी पर एक म्यूजिकल व्यंग्य थी। अच्छा। और उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि हैरल्ड लुइस का नाम ही हमेशा के लिए मजनू पड़ गया। ये बहुत ही कमाल की बात है कि उस दौर में एक हास्य कलाकार को लीड रोल मिल रहा था। सही कहा। और बात सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रही। यूट्यूब स्रोत के अनुसार वे पंजाबी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे। तरसेम की बेटी, निशानी, जिसमें उनका डबल रोल था, और एक थी लड़की जैसी बड़ी हिट फिल्में उनके नाम हैं। हाँ, उन्होंने काफी काम किया। कुल 80 हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया और 8 फिल्मों का निर्देशन भी किया। इस पर मुझे एक बहुत ही आधुनिक बात याद आ रही है। वो क्या? आज के इस इंटरनेट और डिजिटल दौर में हम उन इंडी क्रिएटर्स की बहुत तारीफ करते हैं जो खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद एक्टिंग करते हैं, अपना वीडियो खुद डायरेक्ट करते हैं और खुद ही उसे प्रोड्यूस भी करते हैं। हाँ, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स। बिल्कुल, हम इसे बहुत ही आधुनिक और स्वतंत्र मानते हैं।
लेकिन मजनू ये सब 1940 और 50 के दशक में कर रहे थे। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो एक हास्य कलाकार उस दौर में इतना प्रभावशाली कैसे हो गया कि वो अपने दम पर पूरी फिल्म का भार उठा सके? देखिए, इस सवाल का जवाब उस समय के स्टूडियो सिस्टम की कार्यप्रणाली में छिपा है। अच्छा। हाँ, स्रोत में कमला मूवी टोन, शौरी पिक्चर्स और बत्रा प्रोडक्शंस जैसे नाम आते हैं। आज के उलट उस समय अभिनेता एक तरह से स्टूडियो के वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। मतलब सैलरी पे काम करते थे। बिल्कुल, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता था। अगर कोई कलाकार सिर्फ एक्टिंग कर सकता है तो स्टूडियो को लेखक और निर्देशक अलग से काम पर रखने पड़ते थे। खर्च ज्यादा होता होगा। सही कहा। लेकिन अगर हैरल्ड लुइस लिख भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं और निर्देशन भी कर सकते हैं, तो स्टूडियो के लिए वो एक सोने की खान थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उनके लिए एक ऐसा हथियार बन गई जिसने उन्हें आम कलाकारों की भीड़ से अलग कर दिया। और शायद यही मानसिक दृढ़ता उनके जीवन के सबसे बड़े और दर्दनाक ऐतिहासिक मोड़ पर उनके काम आई। आप विभाजन की बात कर रहे हैं? हाँ, 1947 का विभाजन। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि 1946 में उन्होंने शालीमार नाम की फिल्म की, जो विभाजन से पहले लाहौर में शौरी पिक्चर्स का आखिरी प्रोडक्शन था। रातों रात उनका पूरा संसार बदल गया। बाप रे, वो समय कितना भयानक रहा होगा। बहुत। लाहौर में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक शरणार्थी के रूप में मुंबई जैसी नई और प्रतिस्पर्धी जगह पर आना पड़ा। लेकिन मुंबई आकर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से शुरुआत की। हाँ, उन्होंने खुद को दोबारा स्थापित किया और फिर से IS जौहर के साथ मिलकर एक थी लड़की जैसी बड़ी हिट फिल्म दी। ये सिर्फ एक कलाकार की नहीं बल्कि एक इंसान के कभी न हार मानने वाले जज्बे की कहानी है। इतनी शानदार वापसी, 80 फिल्में और इतना लंबा करियर, इसे सुनने के बाद तो ये लगता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होना चाहिए। होना तो चाहिए था। उनकी मृत्यु का इतिहास तो कम से कम स्पष्ट रूप से दर्ज होना ही चाहिए। लेकिन यहीं से हमारी आज की समीक्षा एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जिसे हजम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, यहाँ से चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। हमारे दोनों स्रोत यहाँ आकर आपस में इतनी बुरी तरह टकराते हैं कि एक अजीब सा और थोड़ा डरावना विरोधाभास पैदा होता है। और ये टकराव कोई छोटी मोटी तारीखी गलती नहीं है, ये पूरी की पूरी पहचान का टकराव है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम दो समानांतर ब्रह्मांडों के दस्तावेज पढ़ रहे हों। बिल्कुल। पहला स्रोत यानी यूट्यूब वीडियो के अनुसार मजनू यानी हैरल्ड लुइस का निधन 26 मार्च 1975 को हुआ था। इसे एक बहुत ही सीधे सामान्य ऐतिहासिक तथ्य की तरह पेश किया गया है। लेकिन जब हम दूसरा स्रोत न्यूज मिरर की स्क्रिप्ट खोलते हैं तो सच में पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, वहाँ कहानी एकदम बदल जाती है। इस स्रोत के अनुसार उनका असली नाम हैरोल्ड लुइस था ही नहीं, उनका नाम अमरनाथ कपूर बताया गया है, जो कि बहुत अजीब है। और मौत 1975 में नहीं बल्कि 27 मई 1964 को बंबई के जुहू इलाके में एक आलीशान पार्टी के दौरान हुई थी। ये सचमुच हैरान करने वाला है। नाम और मौत के साल दोनों में इतना बड़ा अंतर। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने इतनी फिल्में की, उसके असली नाम और मौत की तारीख में पूरे 11 साल का अंतर कैसे हो सकता है? हैरोल्ड लुइस अचानक अमरनाथ कपूर कैसे बन गए? क्या उस दौर में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी कोई चीज नहीं थी? वो तो थे, लेकिन या मीडिया इतना अंधा था कि उन्हें एक मशहूर स्टार की मौत के बारे में भी ठीक से नहीं पता था। देखिए, इस तंत्र को समझने के लिए ना हमें उस दौर के भारतीय सिनेमा के इतिहास संरक्षण को देखना होगा। अच्छा, वो कैसे काम करता था? 1950 और 60 के दशक में बॉलीवुड में जानकारी सहेजने का कोई केंद्रीय या व्यवस्थित तरीका नहीं था। आज की तरह इंटरनेट या डिजिटल आर्काइव्स तो थे नहीं। हाँ, ये तो है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो फिल्मों के असली प्रिंट तक चांदी निकालने के लिए पिघला दिए जाते थे। बाप रे! सच में? हाँ। तो जब आधिकारिक दस्तावेजों और संरक्षण की इतनी भारी कमी होती है तो एक सूचना का शून्य पैदा हो जाता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन वैक्यूम कहते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस शून्य का फायदा उठाकर किसी ने भी अपनी मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुरानी धुंधली हो चुकी ऐतिहासिक पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए किसी ऐसे चित्रकार को दे दिया जाए जिसे असल इतिहास पता ही नहीं है। अच्छा। तो वो चित्रकार क्या करेगा? वो उस पेंटिंग में अपनी मर्जी से नए रंग, नए चेहरे और नए कपड़े भर देगा ताकि वो आज के बाजार में ज्यादा आकर्षक और महंगी बिक सके। मतलब सनसनीखेज बनाने के लिए। बिल्कुल। हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि हैरोल्ड लुइस सही है या अमरनाथ कपूर।
हम ये देख रहे हैं कि जब तथ्य कमजोर होते हैं तो सनसनीखेज पत्रकारिता कैसे उस खाली जगह को अपनी सुविधा अनुसार भर देती है। तो अगर न्यूज़ मिरर वो चित्रकार है जो नए और डरावने रंग भर रहा है, तो चलिए देखते हैं कि उसने क्या तस्वीर बनाई है। हाँ, वो देखना बहुत जरूरी है। चूंकि इस दूसरे स्रोत ने एक पूरी तरह से अलग कहानी पेश की है, इसलिए अब गहराई से यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 1964 की उस तथाकथित रात का नैरेटिव क्या कहता है। स्रोत उस रात को बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश करता है। स्रोत 27 मई 1964 की रात का दृश्य खींचता है। जूहू का एक आलीशान बंगला, बाहर समुंदर की लहरें और अंदर सिगार का धुआं, जैज संगीत, विदेशी शराब और बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम। एकदम फिल्मी सेटअप। बुलबुल, मजनू महफिल के बीचों बीच हैं, चुटकुले सुना रहे हैं और सबको हंसा रहे हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पेच डालता है। वो कहता है कि उस रात उनकी हंसी में कुछ अजीब था। अजीब कैसे? ऐसा लग रहा था जैसे वो हंस नहीं रहे हैं बल्कि रोने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हों। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आजमाया हुआ सिनेमाई तरीका है। एक कॉमेडियन जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है लेकिन दुनिया को हंसाने का मुखौटा पहने हुए है। हाँ, राज कपूर की मेरा नाम जोकर टाइप। बिल्कुल, ये सुनने वालों के दिमाग में तुरंत एक बेचैनी पैदा कर देता है। और ये बेचैनी तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब आखिरी जाम का जिक्र आता है। वो कैसे हुआ था? श्रुत के मुताबिक अचानक महफिल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मजनू के हाथ में एक ग्लास है जिसमें शराब नहीं, कुछ और है। वो उसे गले से नीचे उतारते हैं और ठीक उसी पल पूरे बंगले की लाइट गुल हो जाती है। खूब अंधेरा। हाँ, एकदम घुप अंधेरा। और उस अंधेरे को चीरती हुई मजनू की एक भयानक चीख गूंजती है। जब लाइट वापस आती है तो मजनू जमीन पर गिरे पड़े हैं। बाप रे। उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा है और आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इसके बाद कहानी में व्यवस्था और साजिश का क्लासिक टकराव शुरू होता है। स्रोत बताता है कि पुलिस आती है, मुआयना करती है और इसे शराब का ओवरडोज मानकर फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अच्छा, आगे भी कुछ है? हाँ, फिर एंट्री होती है उन फुसफुसाहटों और अफवाहों की जो इस मर्डर मिस्ट्री को और गहरा कर देती हैं। स्रोत बताता है कि पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की गई थी। सूत्र बताते हैं कि उनके शरीर पर अजीब से नीले निशान थे। नीले निशान? जो किसी बीमारी के नहीं बल्कि एक खास तरह के जहर के निशान थे। और इसके बाद आता है इस कहानी का सबसे बड़ा बम, एक काली डायरी। ये काली डायरी क्या थी? कहा गया कि मजनू के पास एक पुरानी काली डायरी थी जिसमें बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और अंडरवर्ल्ड के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज था। ओहो। और उनकी मौत के ठीक बाद वो डायरी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। और मानो ये सस्पेंस काफी न हो, इस नैरेटिव का अंत एक पूरी तरह से अलौकिक मोड़ के साथ होता है। भूतिया मोड़? हाँ। स्रोत दावा करता है कि उनकी मौत के बाद अक्सर उस बंगले के पास से गुजरने वालों को रात के सन्नाटे में किसी के जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाजें आती थी। अरे बाप रे। एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द और इंतकाम था। रुकिए, ये सब कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं लग रहा है? हाँ, थोड़ा तो है। ये गायब हुई काली डायरी, अचानक लाइट चले जाना, जहर के नीले निशान और इंतकाम वाली भूतिया हंसी, ये सारी बातें बिल्कुल किसी डार्क क्राइम नॉवल जैसी लगती हैं। बिल्कुल लगती हैं। तो क्या हम वाकई ये मान लें कि न्यूज़ मिरर ने ये सब सिर्फ सनसनी के लिए गढ़ा? आप क्या सोचते हैं? मतलब अगर पुलिस ने शराब का ओवरडोज कहकर केस बंद किया था और सच में शरीर पर नीले निशान थे, तो क्या ये संभव नहीं है कि वाकई में कोई बड़ी साजिश रही हो जिसे रसूखदार लोगों ने दबा दिया? एक वैलिड पॉइंट है। आखिर 60 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का खौफ असली था ना, तो हम इसे महज कहानी कहने का तरीका कहकर कैसे खारिज कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यही वो जगह है जहां ये विश्लेषण सबसे दिलचस्प हो जाता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का कोई प्रभाव नहीं था। हाँ। लेकिन अगर हम इस नैरेटिव के ढांचे को ध्यान से देखें तो ये ट्रू क्राइम और हॉरर विधाओं के व्याकरण का पूरी तरह से पालन करता है। मतलब ये एक सेट पैटर्न है। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क को ना साधारण चीजों में मजा नहीं आता। जब कोई पुलिस अधिकारी कहता है कि किसी की मौत शराब के ज्यादा सेवन से हुई, तो वो बहुत ही उबाऊ और आम बात लगती है। हाँ, उसमें कोई थ्रिल नहीं है। इंसान का दिमाग हर घटना में एक अर्थ, एक बड़ी साजिश ढूंढना चाहता है। यानी हमें साधारण मौतों से डर नहीं लगता, हमें साजिशों में ज्यादा मजा आता है। ठीक यही बात है। न्यूज़ मिरर जैसे स्रोत श्रोताओं की इसी मनोवैज्ञानिक जरूरत को भुनाते हैं।
डायरी, जहर और प्रेतवादित हंसी, ये सभी सदियों पुराने तरीके हैं जो किसी साधारण घटना को एक महाकाव्य या रहस्य में बदल देते हैं। समझ रहा हूँ। और क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, इतिहास का संरक्षण बहुत कमजोर था, इसलिए किसी के पास इस कहानी को गलत साबित करने के लिए ठोस सबूत ही नहीं थे। खाली कैनवस पर आप जितना चाहें उतना डरावना चित्र बना सकते हैं। ये पूरी चर्चा हमें सोचने के एक बहुत ही गहरे मुकाम पर ले आती है। बिल्कुल। आज हमने स्रोतों के माध्यम से एक ही इंसान के दो बिल्कुल विपरीत अक्स देखे। एक वो इंसान हैरोल्ड लुइस, जिसने विभाजन का दर्द झेला, जो कूली से एक स्टार बना, जिसने अपना पूरा जीवन लोगों को हंसाने में लगा दिया। हाँ, एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर। और दूसरा वो इंसान अमरनाथ कपूर, जिसे एक डरावनी रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री का मोहरा बना दिया गया। सुनने वालों के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है, इसका आज के दौर में क्या मतलब है? मैं कहूंगी कि इस चर्चा की प्रासंगिकता बहुत गहरी है। ये सिर्फ मजनू नाम के कॉमेडियन के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में है? ये हमें दिखाती है कि सूचनाओं की दुनिया कितनी नाजुक है। ये दिखाती है कि एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर लोगों का मनोरंजन किया, उसे इतिहास या तो चुपचाप भूल जाता है या फिर उसे एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री और भूतिया कहानी में बदल कर बेच देता है, जो कि बहुत दुखद है ना? ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबक है कि श्रोता के तौर पर हम जो भी जानकारी ग्रहण करते हैं, चाहे वो कोई लेख हो, वीडियो हो या खबर हो, उसके प्रति क्रिटिकल थिंकिंग रखना कितना जरूरी है। आलोचनात्मक सोच। बिल्कुल, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक कहानीकार होता है और हर कहानीकार का अपना एक मकसद होता है। ये बात सचमुच दिमाग झकझोर देने वाली है कि कैसे वक्त के साथ सच धुंधला हो जाता है और कहानियां उसकी जगह ले लेके हैं। सही कहा। आज की इस चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो शायद सुनने वालों को भी बहुत परेशान करेगा। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर 1950 और 60 के दशक के एक इतने मशहूर फिल्म स्टार जिसने 80 फिल्मों में काम किया हो, उसकी पूरी पहचान, उसका नाम और उसकी मौत की तारीख तक तो उस स्रोतों में पूरी तरह से बदल सकती है। बिल्कुल। तो आज के इस डिजिटल युग में हमारा क्या होगा? आज हम रोजाना सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर अपना जो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, क्या वो सचमुच हमारा है? ये बहुत गहरा सवाल है। आज से 50 या 100 साल बाद जब इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत और अक्सर विरोधाभासी जानकारियों के समुद्र को खंगाला जाएगा, तो दुनिया कौन सी कहानी को हमारा असली सच मानेगी? क्या भविष्य का इतिहास हमें एक सीधे साधे इंसान के रूप में याद रखेगा, या फिर कोई एल्गोरिदम हमें भी किसी डरावनी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बना देगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।